नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है ताजा तरीन बुलेटिन आपके लिए, जहां है आपके काम की खबरें, आपके फायदे की खबरें। और आज तो आई है मॉनेटरी पॉलिसी, जहां पर आरबीआई ने एक बार फिर से बढ़ा दी है दरें। आपके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा और कई अन्य खबरें। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। एक बार फिर बढ़ेगी आपकी ईएमआई। आरबीआई ने लगातार बढ़ाई ब्याज दरें। रेपो रेट में किया 35 बेसिस पॉइंट का इजाफा। आरबीआई के मुताबिक महंगाई अभी भी सबसे बड़ी चिंता। हाल फिलहाल किसी बड़ी राहत की उम्मीद नहीं। क्रेडिट पॉलिसी के बाद सुस्त पड़ा बाजार। सेंसेक्स 216 तो निफ्टी 82 पॉइंट गिरकर हुआ बंद। दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत खाते में आई। 134 सीटें। बीजेपी 103 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी। कांग्रेस के हिस्से सिर्फ 9 सीटें। आज से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र। सरकार करेगी 16 नए बिल पास कराने की कोशिश। प्रधानमंत्री बोले अहम फैसलों के लिए जाना जाएगा सत्र। और फुटबॉल वर्ल्ड कप में जोरदार रहे राउंड ऑफ 16 के अंतिम मुकाबले। मोरक्को ने स्पेन को हराकर किया बड़ा उलटफेर, तो पुर्तगाल ने स्विट्जरलैंड को 6-1 से रौंदा। 9 दिसंबर से क्वार्टर फाइनल मुकाबले। तो इन तमाम खबरों के बीच सबसे पहले बात करेंगे जो खबर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी। महंगाई के इस दौर में आपके लोन की ईएमआई और बढ़ने वाली है, क्योंकि आज आई क्रेडिट पॉलिसी में आरबीआई ने रेपो रेट को 35 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर अब 6.25% पर पहुंचा दिया है। साथ ही एसडीएफ और एमएसएफ रेट में भी 35 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है। आरबीआई ने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक पर चिंता जताई है और वित्त वर्ष 2023 का ग्रोथ अनुमान 7% से घटाकर अब 6.8% कर दिया है। आरबीआई के मुताबिक रिटेल महंगाई अब भी अनुमान से ज्यादा है, लेकिन वित्त वर्ष 2023 में रिटेल महंगाई का अनुमान 6.7% पर बरकरार रखा गया है। आरबीआई ने विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन का रुख बरकरार रखा है। साथ ही ये कहा है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जाएंगे। We will keep an Arjuna's eye on inflation, and this is something which I had explained in one of my earlier speeches, and we will be ready to act. Our actions will be nimble. The course of our future policy will duly consider new data releases and the evolving outlook of the economy, as well as the effect of our past actions. In meeting the challenges thrust upon us by a hostile global environment, we should not lose sight of the task of improving the long-term potential of our country. Green transition, reconfiguration of supply chains and logistics, production-linked incentive schemes, digital banking and financial services, and innovative technologies offer immense opportunities for the Indian economy. Now, over the last few days, and as usual at the time of every monetary policy, pre or post monetary policy discussion, there is a lot of discussion in the media, in the among various informed circles, whether the RBI statement is hawkish or dovish or otherwise. Now, I leave it to you to interpret whether it is a hawkish statement or a dovish statement, or it is something else. But so far as we are concerned, I would like to state that the growth continues to maintain resilience. 6.8% in the current context, when the rest of the world there is acute slowdown of growth, a 6.8% is a very strong growth impulse. That is something, the first point. Second thing is that the problem of inflation is not over, so therefore the battle against inflation has to continue. तो होम लोन देने वाले सबसे बड़े प्राइवेट प्लेयर एचडीएफसी के वाइस चेयरमैन और सीईओ केकी मिस्त्री का कहना है कि रेट हाइक का हाउसिंग सेक्टर के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि भारत में होम लोन 9-9.5% तक ब्याज सामान्य बात है और अभी तक इससे भी हम दूर हैं। We are not close to 9 at the moment. We still have some distance to go, and including this policy, and even if we do a 20-25 basis points hike in rates thereafter, I don't think we'll get to 9. But historically, interest rates for housing in India have been 9.5% many times over the last 7 or 8 years. If you take 2013, 2017,
And various other points of time, housing loan rates in India have been 9.5%, and at 9.5%, the growth has still sustained and has remained strong. When it gets into double digit, then it becomes a little bit of a psychological kind of an issue. But I don't believe we are going to get anywhere close to that. आरबीआई पॉलिसी का आपकी ईएमआई पर अब कैसा पड़ने वाला है असर, और घर, कार, टीवी, फ्रिज के लोन अब कैसे बदल जाएंगे, यहां से जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा 5:57 पर। भारी है महंगाई, बढ़ेगी अब ईएमआई, 5:57 आज का कंज्यूमर अड्डा। सुंदरम म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ सुनील सुब्रमण्यम का कहना है कि आरबीआई गवर्नर आगे महंगाई को लेकर थोड़े असमंजस में दिखे हैं। कोर महंगाई अभी भी सबसे बड़ी चिंता की बात है। डेटा जो उन्होंने पेश किया ना बहुत पॉजिटिव था अबाउट द करंट स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, मगर उनको फ्यूचर की अनसर्टेनिटी इतनी उनके मन में थी, तो उनके स्पीच में एक कॉन्फिडेंस नहीं था। वो एक हेज कर रहे थे अपना कि फ्यूचर में मैं क्या करूंगा, मैं नेदर हॉकिश नॉट डॉविश, मैं सिचुएशन के बेसिस पे करूंगा। तो मार्केट में ये डर आ गया कि ये डेटा जो आ रहा है और इनकी बात में जो डिस्कनेक्ट है, तो शायद और रेट हाइक्स आएंगी फ्यूचर में ग्रोथ को डाउन करने के लिए। और इन्फ्लेशन का उन्होंने बताया कि फूड का सोइंग अच्छा है, ऑयल की दाम गिर रही है, मगर वो दोनों को हटा के कोर इन्फ्लेशन घट नहीं रही है, इसके ऊपर उन्होंने कंसर्न पेश किया। तो मेरी उनकी स्पीच में ना बहुत एक क्या मैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं कहूंगा, मगर एक क्लैरिटी अबाउट द फ्यूचर वो नहीं दे पा रहे थे। और मार्केट ऑलवेज फ्यूचर आउटलुक को देखती है, और जब वो नहीं मिलती है मार्केट को, तो सभी डेटा डिपेंडेंट है, तो मार्केट क्या रिएक्ट कर सकता है। वहीं क्रिसिल के सीनियर डायरेक्टर और चीफ इकोनॉमिस्ट डीके जोशी के मुताबिक फिलहाल आरबीआई के लिए रेट हाइक को रोकना मुश्किल है, क्योंकि महंगाई ने दुनिया भर में परेशानी पैदा कर रखी है। देखिए, अभी तक जो हमने कुछ पिछले साल में देखा, इन्फ्लेशन ने एक तरह से जो सरप्राइज है वो एक नेगेटिव सरप्राइज ही दिया है, वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा दुनिया भर में रहा है। और अभी भी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसका जो अगर आप उसका मतलब ये है कि ग्लोबल ग्रोथ अगर नीचे भी आती है तो कमोडिटी और क्रूड प्राइसेस शायद उतना नीचे आके सस्टेन ना कर पाए, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स उसको ऊपर रखेगी। क्योंकि इतने मूविंग पार्ट्स हैं, तो कोई कमिटमेंट आई थिंक या कोई प्रोजेक्शन इस समय करना बहुत मुश्किल है। जो कॉन्फिडेंस इंटरवल जो हम इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, वो बहुत फोरकास्ट के जो अराउंड होता है वो काफी बड़ा है, और फोरकास्ट की रिलायबिलिटी भी बहुत कम है। तो इस सिचुएशन में वो मार्केट को कोई सिग्नल नहीं देना चाहते हैं कि हम रेट हाइक के जो साइकिल है उसके एंड में पहुंच गए, और वो यही बार बार दोहरा रहे हैं कि महंगाई की दर जो है वो हमारा प्राइम कंसर्न है। अगर इन महंगाई की दर नीचे आती है तो रुख बदल लेंगे, पर अभी फिलहाल वो कोई सिग्नल नहीं दे रहे हैं कि हम हमारा जो साइकिल है वो पीक कर रहा है। आई थिंक इस बात को वो एम्फसाइज कर रहे हैं, क्योंकि एक तरह से एक्सपेक्टेशन बन रही थी कि शायद हम 6.25 में पीक आउट कर जाएंगे, तो उसको क्वैश करने के लिए। और दूसरा ये है कि महंगाई उनका अभी भी प्राइम फोकस है। आई थिंक ये री एम्फसाइज तो ताकि मार्केट एक्सपेक्टेशन भी उस हिसाब से एडजस्ट हो जाए। चलिए बात कर लेते हैं मार्केट की। आरबीआई पॉलिसी के बाद बाजार में आज गिरावट दिखाई दी। सेंसेक्स 216 पॉइंट गिरकर 62,411 पर गया, तो वहीं निफ्टी 18,600 के नीचे पहुंच गया। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी आज दबाव रहा। मार्केट का हाल समझाने के लिए हमारे साथ है यतिन। तो यतिन, आज क्या रहा बाजार का कुल मिला के रिएक्शन क्रेडिट पॉलिसी के लिए? तो देखिए, अगर हम निफ्टी गेनर्स की बात करें तो एफएमसीजी स्टॉक्स में नया जोश था। इनफैक्ट आज मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट जहां ग्रामीण इलाकों में कंजम्पशन पिकअप होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसके बाद आपको दिखेगा कि एफएमसीजी शेयर्स खास करके एचयूएल एशियन पेंट्स में लगभग 2% की तेजी थी, बीपीसीएल में 2% की तेजी थी, और एलएनटी यहां आपको रिकॉर्ड हाई लगते हुए दिखाई दिए, स्टॉक में लगभग 1.5% की तेजी थी। इसके अलावा आपको दिखेगा कि इंश्योरेंस कंपनीज पर थोड़ा बहुत दबाव था। एसबीआई लाइफ, बजाज फिनसर्व, एनटीपीसी और टाटा मोटर्स जैसे शेयर्स में लगभग 1.5 से 2% के आसपास की मंदी थी। मिड कैप में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था, खास करके ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, पीएससी नई 52 वीक हाई पे था, ये स्टॉक में 3% की तेजी थी, और लिंडे इंडिया यहां भी आपको लगभग अच्छे वॉल्यूम के साथ 3% की तेजी दिखी। लूजिंग एंड पे रियल एस्टेट शेयर्स में आज बिकवाली थी। शोभा डेवलपर्स, ओबर रियल्टी, जुबलेंट फूडवर्क्स जैसे स्टॉक्स में आपको 3% की गिरावट दिखी। और अगर हम वायदे बाजार में बात करें तो नवीन फ्लोरिन में भी आपको लगभग अच्छे वॉल्यूम्स के साथ 3% की गिरावट दिखी। चलिए शुक्रिया, ये था मार्केट का अपडेट। और अब बात करेंगे चुनावी दंगल की।
दिल्ली एमसीडी के चुनाव में बड़ा उलटफेर हो गया है। दिल्ली विधानसभा के बाद अब एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी का कब्जा हो गया है। नतीजों में एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल गया है। 250 में से आम आदमी पार्टी के हिस्से में 134 सीटें आई हैं, जबकि बीजेपी 104 सीटों पर जीतने में कामयाब रही है। कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। कांग्रेस को 9 ही सीटें यहां मिल पाई हैं, जबकि 3 सीटें अन्य के खाते में गई है। 15 साल बाद एमसीडी से बीजेपी का राज खत्म हुआ है। चुनाव नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी जोरदार खुशी का माहौल है। चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में स्कूल और स्वास्थ्य का मॉडल काम करता है। वो सबके साथ मिलकर एमसीडी में ही ऐसा काम करना चाहेंगे। आज दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे को, अपने भाई को दिल्ली की सफाई करने की जिम्मेदारी दी है, भ्रष्टाचार दूर करने की जिम्मेदारी दी है, पार्कों को ठीक करने की जिम्मेदारी दी है, कई सारी जिम्मेदारियां आज दी हैं। अब अपने को सबको मिलके काम करना है, सबको मिलके दिल्ली ठीक करनी है। इसमें मैं बीजेपी का भी सहयोग चाहता हूं, इसमें मैं कांग्रेस का भी सहयोग चाहता हूं, मैं सबका सहयोग चाहता हूं। लोग कहते हैं कि आप ये स्कूल बनवाते हो, अस्पताल बनवाते हो, इससे वोट थोड़ी मिलती है। आज दिल्ली के लोगों ने सारे देश को मैसेज दिया है कि स्कूल और अस्पताल से भी वोट मिलती है। इधर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एमसीडी चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को अच्छा बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुद्दों पर चुनाव लड़ा और आम आदमी पार्टी को अच्छी फाइट दी। उनके कई झूठे दावे आज झूठ साबित हुए हैं। चाहे उन्होंने कहा हो कि 20 सीटें बीजेपी की आएंगी, हम 230 जीत रहे हैं, वो भी झूठे साबित हुए। और जिस तरह नेक टू नेक फाइट हुई है, देखिए चुनाव है, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने 15 साल के एमसीडी में सत्ता के बावजूद दिल्ली की जनता ने हमें वोट दिया है। तो आज चुनाव अड्डा में एमसीडी चुनाव के नतीजों का होगा सबसे सटीक विश्लेषण। बड़े और विश्वसनीय पैनल के साथ जरूर देखिए आज का चुनाव अड्डा 7:57 पर। चुनाव अड्डा एमसीडी छा गया। इधर गुजरात की सत्ता किसकी होगी और हिमाचल में किसकी सरकार मिलेगी, कल पूरे देश को इसका जवाब मिलने वाला है। कल गुजरात विधानसभा चुनाव में 182 सीटों की मतगणना है। वोटों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच होती है। वोटिंग होने के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में सील कर दिया जाता है। तो अहमदाबाद से एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसे एक स्ट्रांग रूम का जायजा लेने के लिए पहुंचे हमारे संवाददाता केतन जोशी। गुजरात में किसकी बनेगी सरकार, अब कुछ ही घंटों के बाद ये फैसला हो जाएगा। इस वक्त हम अहमदाबाद की एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज पर मौजूद है, जहां पर मतगणना होने वाली है। आप देखिए कि पुलिस का कितना कड़ा बंदोबस्त है। यहां अंदर जाने के लिए सबको बाधित किया गया है। अगर किसी के पास स्पेशल आई कार्ड है तभी उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इस बार 6 से 9% मतदान कम हुआ है 2017 के मुकाबले। तो ये किसका फायदा होगा और किसका नुकसान, ये सवाल अच्छे पॉलिटिकल पंडित भी अभी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद ये पता चल जाएगा और सुबह 8 बजे से यहाँ से मत गिनती है वो स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले बैलेट पेपर से जो वोटिंग हुआ है उनकी गिनती की जाएगी, बाद में सारे ईवीएम खोले जाएंगे। लेकिन क्या लगातार 27 साल बाद बीजेपी वापस आएगी या इस बार होगा परिवर्तन, इसका जवाब कल दोपहर तक मिल जाएगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। जी हाँ, तो कल पता चल जाएगा कि गुजरात में किसकी बनेगी सरकार। एग्जिट पोल के नतीजे रहेंगे कितने सटीक, क्या रहेगा एग्जिट पोल, ये सब कुछ कल CNBC आवाज पे भी लगातार इसका लाइव कवरेज आप देख पाएंगे। हम लेंगे या फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरें। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब कुछ और खबरें। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। इस बार संसद के इस शीतकालीन सत्र में कुल 17 कार्य दिवस होंगे।
वहीं बीजेपी की कोशिश होगी कि वो मौजूदा सत्र में अपने 16 नए बिलों को पास करा ले। दूसरी तरफ विपक्ष ने भी सरकार को महंगाई और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है। एक बात जो पहले से तय मानी जा रही है वो ये है कि हर बार की तरह इस बार भी संसद का सत्र हंगामेदार ही रहेगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी दलों के साथ सहयोग का भरोसा जताया है। पीएम ने कहा है कि इस सत्र में देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय करने का प्रयास होगा। इस सत्र में देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में भारत को आगे बढ़ाने के नए अवसर, उन सबको ध्यान में रख करके कई महत्वपूर्ण निर्णय इस सत्र में करने का प्रयास होगा। मुझे विश्वास है कि सभी राजनीतिक दल चर्चा को और मूल्यवृद्धि करेंगे, अपने विचारों से निर्णयों को नई ताकत देंगे। तो संसद के शीतकालीन सत्र पे थोड़ी और बातचीत करते हैं। आज पहला दिन था, कैसा रहा, आगे क्या होगा? हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय हमारे साथ है। तो लक्ष्मण, शुरुआत हो गई है, सरकार की कोशिश होगी कि अपने वो करीब 16 बिल पास करवा ले, लेकिन इतना आसान भी नहीं रहने वाला है। देखिए, संसद सत्र की जब आज से शुरुआत हुई तो प्रधानमंत्री के स्पीच के बाद ऐसा लगा कि संसद में बड़े कामकाज होने की संभावना जग रही है, लेकिन संसद के शुरुआत में 1 घंटे के लिए सदन को स्थगित करना पड़ा मुलायम सिंह यादव समेत कुछ दिग्गज नेताओं के निधन के बाद। उसके बाद प्रधानमंत्री ने सदनों को संबोधित किया और एक मुद्दा बड़ा ही नया मुद्दा था जिसको उन्होंने उठाया और जोर देकर कहा कि जो युवा सांसद हैं उनसे जब वो मिलते हैं तो उनका कहना होता है कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता, हमारी भागीदारी बहुत कम रहती है। तो प्रधानमंत्री ने इस बार दोनों सदनों से अपील की है कि इस बार जितने भी बचे हुए सत्र हैं चालू साल के, उसमें आप युवा सांसदों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दीजिए। इस बीच कुछ बिजनेस भी, कामकाज भी शुरू हुआ, जिसमें एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल को यहाँ पे सदन में पारित कराने की चर्चा के लिए लाया गया। इसके तहत शिपिंग सेक्टर को बड़ा फायदा होगा। दूसरा, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के गवर्नेंस में सुधार का बिल भी यहाँ पर पेश किया गया। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस ने एक मुद्दा उठाया कि पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी के जितने भी अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं उसमें विपक्ष को दरकिनार किया जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है। तो ये मुद्दा यहाँ पे उठा और मल्लिकार्जुन खड़गे जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने आज बैठक की प्रमुख विपक्षी दलों के साथ और वहाँ बैठक में ये रणनीति बनाई कैसे सरकार को महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, आर्थिक आरक्षण में कोटे के मुद्दे पर घेरा जाए। तो मुझे लगता है कि अगला कुछ दिन जो होगा संसद का सत्र, विपक्ष थोड़ा सा हंगामा यहाँ पे करेगा, लेकिन कल थोड़ा सा दिलचस्प हो सकता है क्योंकि आज एमसीडी चुनाव में जहाँ आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, उसके बाद कल गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजे में आने शुरू हो जाएंगे। तो कल मुझे लगता है कि इन्हीं राज्य विधानसभा चुनाव के गहमा गहमी के बीच सदन रहेगा, उसके बाद कामकाज थोड़ा बहुत शुरू होता हुआ देखेंगे। जी शुक्रिया लक्ष्मण। तो नजर रहेगी और आपसे रोज बातचीत भी होगी। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटबंदी से संबंधित दस्तावेजों सीलबंद लिफाफों में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। साथ ही केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक को उससे जुड़े रिकॉर्ड्स पेश करने के लिए भी कहा है। बता दें कि 8 नवंबर 2016 को केंद्र की ओर से घोषित नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और अब बात करेंगे फुटबॉल वर्ल्ड कप की। फुटबॉल वर्ल्ड कप में राउंड ऑफ 16 अब खत्म हो गया है और 8 टीमें क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गई हैं। कल राउंड ऑफ 16 के आखिरी 2 मुकाबले खेले गए और दोनों ही मुकाबले काफी रोमांचक रहे। पहला मैच हुआ मोरक्को और पूर्व विश्व चैंपियन स्पेन के बीच। मोरक्को की डिफेंस लाइन ने अपने शानदार खेल को कल भी जारी रखा और कई कोशिशों के बावजूद स्पेन को गोल करने से रोक कर ही रखा। नतीजा टाइम और एक्स्ट्रा टाइम दोनों खत्म होने तक स्कोर 0-0 पर रहा। उसके बाद हुआ पेनल्टी शूटआउट और पेनल्टी शूटआउट के हीरो रहे मोरक्को के गोलकीपर यासीन बोनो, जिनके डिफेंस को कोई स्पेनिश खिलाड़ी नहीं भेद पाया। मोरक्को ने यह मुकाबला पेनल्टी शूटआउट में 3-0 से जीत लिया। इधर राउंड ऑफ 16 का आखिरी मैच खेला गया। पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड के बीच मुकाबला भी जोरदार रहा, जहां पूरे मैच में 7 गोल हुए। 6 गोल आए पुर्तगाल की तरफ से तो 1 गोल स्विट्जरलैंड ने भी किया। कल पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर रोनाल्डो सब्स्टिट्यूट थे, लेकिन उनके बिना भी उनकी टीम ने कमाल कर दिया। पुर्तगाल की तरफ से गोकालो रोमास की हैट्रिक बनी।
जबकि पेपे, राफेल गुरेरो और राफेल लियाओ ने एक एक गोल किया। इधर स्विट्जरलैंड की तरफ से एकमात्र गोल आया जो कि मैनुअल अकांजी ने किया। पुर्तगाल ने मुकाबला 6-1 से जीता और क्वार्टर फाइनल्स में प्रवेश किया। तो चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं कि राउंड ऑफ 16 के आखिरी 2 मुकाबलों के बाद अब क्या पोजीशन बन रही है। तो देखिए, पहला क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा 9 दिसंबर को रात 8:30 बजे क्रोएशिया और ब्राजील के बीच। इसके बाद अगला क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा इसी रात, तारीख बदल जाएगी लेकिन रात वही रहेगी, 12:30 बजे, जहां नीदरलैंड्स का मुकाबला होगा अर्जेंटीना से। अगला क्वार्टर फाइनल होगा 10 दिसंबर को रात 8:30 बजे, जहां आमने सामने होंगे मोरक्को और पुर्तगाल, यानी कि कल के दोनों विनर्स आखिरी मैच के। और इसी रात 12:30 बजे अगली तारीख में आखिरी क्वार्टर फाइनल भिड़ंत होगी जिसमें भिड़ेंगे इंग्लैंड और फ्रांस। और यहां से जो क्वार्टर फाइनल से 4 टीमें जीतेंगी वो सेमीफाइनल्स में आपस में भिड़ती हुई नजर आएंगी। तो आप ये सभी मैच जियो सिनेमा ऐप पर और साथ ही स्पोर्ट्स 18 और स्पोर्ट्स 18 HD टीवी चैनल्स पर देख सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट आपको CNBC आवाज के साथ साथ हमारे सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और हमारे लिंक्डइन पेज पर भी मिलती रहेंगी। बस एक क्लिक और सारी नई जानकारी आपके पास, सारी अपडेटेड खबरें आपके हाथ। नमस्कार।